हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मर्स की वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनामाइड। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था कीमोथेरेपी के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन पड़ी थी। तो बेसिकली कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी वो मेडिसिन, वो ड्रग्स हैं जो माइक्रोबियल एजेंट्स को रोकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन और डिसीज करते हैं। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन या फिर डिसीज पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स थी, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आती थी ड्रग्स की। तो उसमें से एक सल्फोनामाइड भी हमारी कैटेगरी है। ठीक है ना, उसमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पेरिन, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, बहुत सारे कैटेगरीज थी। ठीक है, जो सल्फोनामाइड्स हैं ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब कि सबसे पहले ड्रग है जो ढूंढी गई थी। ठीक है, जो कि फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सल्फोनामाइड्स वर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Protosyl red was the dye or antibacterial molecule discovered by the Domag to treat experimental स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। प्रोटोसिल रेड इज एक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज ए सेप्सिस। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा सल्फोनामाइड है, एक तो ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, और ये हमारे किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आप बोलोगे ये क्या होता है। देखो, कभी हमने देखा है हमारे शरीर के ऊपर फिंसी होती है, हमारे फेस के ऊपर मोस्टली होती है, फिंसी होती है। तो जब हम उस फिंसी को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो उसमें से कुछ वाइट या फिर क्रीमी येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पस। तो वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में पस फॉर्मेशन करते हैं। पस कोई अच्छी चीज थोड़ी है। पस क्या होता है, पस के अंदर हमारे डेड सेल्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया जो पस फॉर्मेशन करे हमारे बॉडी के इनसाइड, उसको कहते हैं पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सल्फोनामाइड्स बेसिकली उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है जो हमारी बॉडी में पस फॉर्मेशन करते हैं, उनको रोकता है ऐसे करने से। देखो, जरूरी नहीं कि बस फिंसी में ही पस हो। आपने कभी सुना है किसी का पैर खराब हो जाता है, किसी का कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ डैमेज वगैरह होता है, तो वहां पर भी पस क्रिएट होता है। ठीक है, किसी का पैर सड़ गया, उसमें क्या होता है, उसमें भी पस भर जाती है। तो जरूरी नहीं कि बस फिंसी के अंदर ही पस हो, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी भर जाती है। ठीक है, अलग अलग इन्फेक्शन है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो गया, मेंजाइटिस हो गया, बहुत तरह के इन्फेक्शन जिसके अंदर पस भर जाती है। तो बेसिकली सल्फोनामाइड्स उन बैक्टीरियाज को रोकती है जो पस फॉर्मेशन करते हैं। पस फॉर्मेशन अच्छी चीज नहीं है, इतना याद रखना आप। ठीक है, प्रोटोसिल रेड है जो कि हमारी फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल, जो हम कह सकते हैं एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि जो सल्फोनामाइड्स है बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ये फंजाई के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ये उन बैक्टीरियाज को ही रोकेगा, ये फंजाई को नहीं रोकेगा, ये एल्गी को नहीं रोकेगा, ये कोई प्रोटोजोआ को नहीं रोकेगा, ये बैक्टीरियाज को ही रोकेगा। तो जो हमारा प्रोटोसिल रेड है, ये पहली सल्फोनामाइड ड्रग है जो ढूंढी गई थी उन बैक्टीरियाज को रोकने के लिए जो पस फॉर्मेशन करते हैं, जो पायोजेनिक एक्टिविटी करते हैं। पायोजेनिक एक्टिविटी समझो, मतलब की फिंसी बनना, इतना समझो, उसके अंदर पस फॉर्मेशन वगैरह पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो हमारी प्रोटोसिल रेड है, ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, पायोजेनिक एक्टिविटी करने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन कि पायोजेनिक एक्टिविटी क्या होते हैं। देखो, पस फॉर्मेशन मैंने बताया, जैसे पस फॉर्मेशन जिसके अंदर हमारे डेड डब्ल्यूबीसी बताया ना आपको, व्हाइट ब्लड सेल, सेल फ्लूइड, पायोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, डेड सेल होते हैं, डेब्रिस होता है। आप समझो, अब आपने सब इसमें डेड ही है, कोई इसमें जिंदा तो है नहीं बैक्टीरिया को छोड़ के, तो ऑब्वियसली हमारी खराब चीज है। तो सेप्सिस भी इसी को कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फ्लूइड फिल इनसाइड द फॉर्म्ड बाय डेड सेल्स, वही चीज को सेप्सिस भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटोसिल रेड इज अ इन्फेक्टिव itself. It was broken down in the body to release sulfonamide, which was the active antibacterial agent. इस लाइन में कहा जा रहा है जो प्रोटोसिल रेड है वो इनएक्टिव है itself, मतलब कि अगर हम प्रोटोसिल रेड को खाएंगे, लेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो इनएक्टिव है। जब तक उसकी मतलब की ब्रेक डाउन नहीं होती, जब तक उसकी मेटाबोलाइज मतलब जब तक वो मेटाबोलाइज नहीं होता है इनसाइड हमारी बॉडी। देखो, पहले प्रोटोसिल लिया, वो हमारी बॉडी में गया, वो ब्रेक हुआ, वो अपने ब्रेक होकर एक सल्फिनिलामाइड मॉलिक्यूल बनाएगा जो एक्टिव है, मतलब कि यही सल्फिनामाइड है, यही हमारा एक्टिविटी देगा, यही उन बैक्टीरियाज को रोकेगा। प्रोटोसिल नहीं रोकेगा। प्रोटोसिल रेड एज अ हमारा प्रिकर्सर समझो, ये हमारा इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, जब हमारी बॉडी में जाएगा ये ब्रेक डाउन होके सल्फेनिलामाइड बनाएगा जो हमारा उन बैक्टीरियाज को रोकेगा जो पस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है प्रोटोसिल रेड इनएक्टिव है, हमारी ब्रेकडाउन इन तो बॉडी ब्रेकडाउन बॉडी में ब्रेक हुआ, सल्फेनिलामाइड गया, और यही हमारा एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यही एंटी बैक्टीरियल
एक्टिविटी देगा। ठीक है, तो ये सल्फेनिलमाइड की स्ट्रक्चर है, आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो सल्फोनामाइड्स में हमारे को बेसिकली अगर आपको आ गया कि थोड़ी सी इंट्रो देनी है, उसके बाद कौन सी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देनी है कि कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है, उसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स दें लाइक एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिजाइजेशन, उसके बाद अपना आता है एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देनी है बस आपको, फिर बस और थोड़े बहुत यूजेस। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं बैक्टीरिया इंड्यूस पायोजेनिक एक्टिविटी। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो पायोजेनिक एक्टिविटी करते हैं, जो पस क्रिएट करते हैं? पहला आता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारा जो पहला है, उसके बाद स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स, उसके बाद एयरशिया कोलाई, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, ये हमारे 12th में मेंडल वाले में पढ़ा था, है ना। तो आपको पता लग गया अब क्या होता है। तो अब हम देखते हैं एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। सल्फोनामाइड्स आर प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इफ सल्फोनामाइड्स अटेन इन यूरिन बैक्टीरियल इन्फेक्ट्स, बैक्टीरियाइड इन्फेक्ट्स एज वेल एज शोन, दे आर आल्सो प्रिस्क्राइब एज यूटीआई। ठीक है, ऐसे बताया जो हमारा सल्फोनामाइड है एक्चुअली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये ग्रोथ को रोकता है बैक्टीरिया की, ये उनको मारता नहीं है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया को? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। बट अगर हम यूटीआई, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन सल्फोनामाइड्स को प्रिस्क्राइब करें, इन सल्फोनामाइड्स को अगर हम यूटीआई के इन्फेक्शंस में दें तो ये बैक्टीरियासाइडल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब ये उन बैक्टीरियाज को मार देगा, रोकेगा नहीं बल्कि मार भी देगा यूटीआई इन्फेक्शन में। ठीक है, देखो इनके ना यूजेस बहुत होते हैं, तो जो इसका जो प्राइमरी यूज है पायोजेनिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो दो आपको पता ही है, थोड़े बहुत तो यूज होते ही एक्स्ट्रा। ठीक है, आप इतना याद रखो कि इसकी पायोजेनिक एक्टिविटी होता है, यूटीआई में देंगे तो बैक्टीरिया साइड इन्फेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कौन से सल्फोनामाइड्स की क्लास है। शॉर्ट एक्टिंग, जो बहुत देर मतलब शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स वो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए अपना काम करेंगे बट बहुत जल्दी काम करेंगे। जो सबसे पहला आता है सल्फाडायाजीन। इंटरमीडिएट, ये लंबी थोड़ी मतलब कि मीडियम, मतलब कि कह सकते हैं 6 से 8 घंटे तक हमारे शरीर में रहेंगे और एक्टिविटी भी नॉर्मल ना देंगे। ठीक है, मतलब कि अच्छे कह सकते हैं अच्छे रेट से बंदे मारेंगे। ठीक है, अच्छे रेट से बैक्टीरिया मारेंगे। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं सल्फामिथोक्साजोल, इसमें और भी आते हैं। ठीक है, आप ये देखिए भी रख लोगे बहुत है। अब लॉन्ग एक्टिंग, जो बहुत देर तक हमारी बॉडी में रहते हैं बट धीरे धीरे काम करते हैं, इसमें आता है सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपैराजीन। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस जो हम जैसे कहते हैं ना कि हम स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स देते हैं, वैसे समझो आप। इसमें आता है सल्फा एसिटामाइड सोडियम, सिल्वर सल्फाडाइजीन, सल्फासालाजीन। ये किसके लिए? ये एब्जॉर्ब्स टॉपिकली अप्लाइड ऑन स्किन। जो हमारा सिल्वर सल्फाडाइजीन है और सल्फासालाजीन है, ये हम टॉपिकली हमारे बॉडी में ना जैसे क्रीम नहीं लोशन लगाते हैं वैसे हम लगाते हैं बर्न स्किन पे। ठीक है, अपनी बर्न, देखो यहाँ पे लिखा है बर्न स्किन, यहाँ समझ रहे हो आप। जब आपने कभी देखो हमारी स्किन जल जाती है तो उसको कुछ व्हाइट कलर का ऐसा बबल टाइप का मिल जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? पस्सी होता है। तो हम ये मतलब जो हमारे जो ये सल्फोनामाइड्स हैं, जो ये दोनों, हम इसको किसी बर्न जगह पे लगाते हैं कि उन्हें पस फॉर्मेशन ना बने। समझ गए आप यहाँ से? ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं फोलिक एसिड। आपको जैसे मैंने कीमोथेरेपी में बताया था, जो सल्फोनामाइड्स हैं वो फोलिक एसिड नहीं बनने देते, और बैक्टीरिया को फोलिक एसिड चाहिए होता है डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, जो डीएनए होता है ना, जो अपना बैक्टीरिया होता है ना, वो फोलिक एसिड अपना खुद बनाता है, बट जो ह्यूमंस होते हैं वो फोलिक एसिड के लिए दूसरे सोर्स पर डिपेंड होते हैं, वो खुद नहीं बना पाते। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखो वो जो फोलिक एसिड है वो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बताएगा। आपको पता है ना, यूरेसिल, साइटोसिन, ये सब हमारे प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स है जो हमारे डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? अपना प्रोटीन। तो ये सिंपल हम कह सकते हैं ना कि फोलिक एसिड ही नहीं होगा तो ये बाकी बनेगा नहीं। और पता ही आपको डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटीरियल है। तो बैक्टीरिया का भी तो जेनेटिक मटीरियल डीएनए वगैरह ही है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे में जैसे इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो वैसे डीएनए को प्रोटीन और डीएनए चाहिए ना, डीएनए और प्रोटीन आरएनए, तो बैक्टीरिया अपना तभी तो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि प्रोटीन के बिना तो कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा प्रोटीन्स के बिना। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि हम फोलिक एसिड नहीं बनने देते हैं बैक्टीरियाज में, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैनी बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड, वो खुद से बना लेते हैं। किसके हेल्प से? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ऐसा प्रिकर्सर समझो जिसकी मदद से जो बैक्टीरिया है अपना फोलिक एसिड बनाते हैं। देखो अब आप ये चार्ट समझोगे आपको समझ लग जाएगा, ये फ्लो चार्ट समझोगे आपको समझ लग जाएगा। देखो पाबा पटेरिक एसिड जब मिलेंगे फोलिक एसिड सिंथेज की प्रेजेंस में, ये एक एंजाइम है, फोलिक एसिड सिंथेज और डाइहाइड्रोपटेरिक एसिड सिंथेज, ये दोनों एक ही है, जो मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जब पापा प्लस पटेरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोपटेरिक एसिड में।
ये बैक्टीरिया की बात हो रही है। बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड सिंथेज होता है जो पापा प्लस पेटारिक एसिड को डायहाइड्रोपेटारिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्लूटामेट की प्रेजेंस में ये डायहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डायहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, मतलब डायहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एक एंजाइम है जिसकी जो कन्वर्ट कर देगा डायहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो हमेशा एक्टिव फॉर्म है डीएचएफ का, आप याद रखना डीएचएफ डायहाइड्रोफोलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म है टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, वो फर्दर बनाएगा हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास दो चीज है, या फिर हम इस चीज को ही बंद कर दें या फिर इस चीज को। देखो अगर ये वाला एंजाइम ही नहीं होगा तो ये वाला चीज बनेगा नहीं, क्योंकि यही एंजाइम हेल्प कर रहा है इस चीज को बनाने में। तो अगर हम इसी एंजाइम को रोक देंगे तो ये चीज ही नहीं बनेगा। अगर उससे नहीं होगा तो हम ये वाला एंजाइम को रोक देंगे ताकि ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ना बने, एक्टिव फॉर्म ना बने। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो हम सल्फोनामाइड्स देते हैं ना, तो इस वाले स्टेप को रोक देगा, मतलब इस वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिस ये वाले एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, कि जिसकी वजह से ये नहीं बन पाता वो फोलिक एसिड सिंथेज या फिर डायहाइड्रोपेटारिक एसिड जो कि एक ही है उसको ब्लॉक कर देता है ताकि डायहाइड्रोपेटारिक एसिड ना बन पाए। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, या फिर आपको पता है एक कोट्राइमोक्साजोल भी आता है जो कि सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रिन का एज अ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो हम इसको रोकने के लिए देते हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या होता है। ठीक है, आप इतने समझो जो सल्फोनामाइड्स है ये डायहाइड्रोपेटारिक एसिड सिंथेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डायहाइड्रोपेटारिक एसिड नहीं बन पाता। तो बाकी वाले स्टेप्स कैसे बनेंगे, अगर ये नहीं बनेंगे तो बाकी वाले स्टेप्स नहीं बन पाएंगे, इतना समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया जो ह्यूमंस की, जैसे इन मैमल्स के उन होते हैं, हम मैमल्स हैं, ठीक है, ममेलियंस हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा होमोसेपियंस। तो जो इन मैमल्स में हमारे में जैसे कि फोलिक एसिड नहीं बनता, आपको याद है, तो हम क्या करते हैं डायहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज B9 प्यूरिन्स डीएनए, तो हम आउटर सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये आप चाहे रहने दो, ये हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें बैक्टीरिया का पढ़ना है। तो बैक्टीरिया का पता लग गया इतना है कि ये पापा प्लस पेटारिक एसिड मिलेगा तो डायहाइड्रोपेटारिक एसिड बन जाएगा। फोलिक एसिड सिंथेज चाहिए होगा बट इसको बनाने के लिए, तो हम इसी चीज को रोक देंगे ताकि आगे वाला बने ना। तो अब आप इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे, आप सिंपल लिखो बैक्टीरिया डिपेंड ऑन बैक्टीरिया फॉर्म द फोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पापा प्लस पेटारिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोलिक एसिड सिंथेज एंजाइम। ठीक है, इफ सो वी प्रिस्क्राइब द सल्फोनामाइड्स व्हिच ब्लॉक्स द फोलिक acid synthase, which is an enzyme which helps the bacteria to convert the papa plus peteric acid in folic acid, which further used for forming DNA, RNA proteins. So if we block the folic acid synthase enzyme, no further steps are formed, no further steps are taken, no further steps are happening. ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो so no DNA, RNA proteins are formed, सीधी बात, जो मर्जी आप लिखो। तो यही इसको मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ पापा, जो एक्चुअल में जो सल्फोनामाइड है ना वो पापा के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ही है। तो एक्चुअल में वही चीज लिखी हुई है रामकथा मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो इसमें बताया है कि जो पस प्लस टिश्यू एक्सट्रैक्ट पस रिच प्यूरिन्स थियामिडीन, वही चीज है जो पिछली, आप इतना याद रखो, आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन पता लग गया क्या रोकता है। अब देखो रेसिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स। अब आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बड़े तेज होते हैं, वो ना बड़ी जल्दी रेसिस्ट होते हैं, वो बड़ी जल्दी ना एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम पेनिसिलिन में जैसे हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देते थे, तो पेनिसिलिन ने क्या किया, वो ना अपना बीटा लैक्टम में से एक एंजाइम बनाने लग पड़ा जो बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ देता था, जो ड्रग के अंदर होती थी। जो ड्रग के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती थी वो टूट जाती थी, तो ड्रग ना इनएक्टिव हो जाता था। फिर वो ड्रग ना पेनिसिलिन पे एक्ट ही नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से पेनिसिलिन मर ही नहीं पाते थे। तो वो ना बड़े चातुर होते हैं, चातर, ठीक है, आप समझो बड़े चालाक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेसिस्टेंस टू सल्फोनामाइड, अब वो कैसे सल्फोनामाइड को रेसिस्ट करते हैं। देखो मोस्ट बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स लाइक गोनोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये सब हमारे बैक्टीरियाज हैं जो सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट रेसिस्ट होते हैं, मतलब कि वो सल्फोनामाइड्स के एक्शन को नहीं होने देते अपने ऊपर। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ पापा, वो पापा को इतना बनाएंगे कि सल्फोनामाइड सभी पापा सिंथेज को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इतना पापा को बनाएंगे कि पापा सिंथेज जो एंजाइम है उसको सारा ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा पापा को अपना सल्फोनामाइड से। ये हो गया एक फोलेट सिंथेज एंजाइम हैज लो अफिनिटी फॉर सल्फोनामाइड्स, या फिर वो ऐसा फोलेट सिंथेज एंजाइम बनाएंगे कि जिसकी अफिनिटी है सल्फोनामाइड से बड़ी लो होगी। जैसे सल्फोनामाइड उस एंजाइम को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए ना बड़ी लो इन्फिनिटी होगी, अफिनिटी होगी, सॉरी अफिनिटी पता है ना क्या होता है, मतलब चाहवान। तो सल्फोनामाइड उस एंजाइम को इतनी अच्छे से ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा। दो हो गया। अब तीसरा अडोप्ट अल्टरनेटिव पाथवे, या कोई और पाथवे चुन लेगा जिसमें हमारा फोलेट सिंथेज एंजाइम के यूज ही ना हो रहा हो, प्रोटीन बनाने में, डीएनए बनाने में, कोई दूसरा पाथवे यूज कर लेगा। तो बड़े तरीके होते हैं जिससे बैक्टीरिया अपना बना लेती है।
फॉरिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक रिएक्टर के बारे में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, जो सल्फोनामाइड्स हैं हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ओरली एब्जॉर्ब हो सकते हैं अगर ओरली लेंगे तो। ये हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं। आपको जैसे पता है कि हम जो भी ड्रग लेते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होता है या फिर टिश्यू प्रोटीन में बाइंड होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होता है, जैसे जितना ड्रग हमारा प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हुआ है वो मतलब कि इनएक्टिव ड्रग होता है, मतलब वो एक्शन नहीं देता। जो फ्री फॉर्म का ड्रग होता है वही एक्शन देता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो फार्मास्यूटिक्स वगैरह, जैसे समझो, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखो, जैसे हमने 100 ड्रग्स ली, ठीक है, 100 ड्रग्स ली, 100 मॉलिक्यूल समझो, उसमें से 60 मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिए, प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, ठीक है। तो जो 40 ड्रग है ना, जिन्होंने नहीं बनाया है, ये फ्री ड्रग इसको कहते हैं, यही एक्शन देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये 40 ड्रग्स अपने एक्शन दे देंगी, जो 60 ड्रग है उसमें से फिर 30% रिलीज होगा, और 30% फिर वो कॉम्प्लेक्स बना के रखेगा प्रोटीन के साथ। फिर ये 30% अपना ड्रग एक्शन देगी, फिर 30 में से 15 देगी, 15 कॉम्प्लेक्स बना के रखेगी। ऐसे निकलता है 100 में से 50 में से 25 में से 12.5, ऐसे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। मतलब एक बार में सारा ड्रग नहीं काम करता है। यही बताया गया है कि ये जो ड्रग्स होते हैं प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा बाउंड होते हैं, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग, मतलब कि बड़ी देर तक बॉडी के अंदर रहते हैं, इतना समझो, ठीक है। ये तो वैसे आपका फार्मास्यूटिक्स वगैरह में टॉपिक है, अच्छे से बताएंगे उसमें, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? सल्फोनामाइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ठीक है। दे क्रॉस बीबी, तो यही बोला गया कि जो मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका लिपोफिलिक नेचर का होता है। लिपोफिलिक पता है आपको, मतलब कि लिपिड्स लविंग, तो इजीली क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा। इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में देते हैं, क्योंकि अगर ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा तो बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह कर सकता है, फीटस की डेवलपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स पता है ना आपको क्या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी वगैरह में देते हैं, क्योंकि इसकी हाईली डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, ठीक है, लिपोफिलिक नेचर होने के कारण। अभी जो इसका मेटाबॉलिज्म है, इसका जनरली मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये लिवर में होता है, ठीक है, और एसिटाइलेशन की प्रोसेस होता है। आपको पता है ना, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बड़े तरीके से होता है, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अगर आपने पढ़ा हो पीछे अच्छे से, ठीक है। तो ये एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है, जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज होती है, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो इसका इनएक्टिव प्रोडक्ट बनता है वो भी बड़े टॉक्सिक इफेक्ट कर देता है हमारी बॉडी में। जैसे एसिलेटेड डेरिवेटिव इज इनएक्टिव बट कैन कंट्रीब्यूट टू एडवर्स इफेक्ट। जो एसिटाइलेशन, मतलब जो मेटाबॉलिज्म होगी इस ड्रग की, जो उसके बाद इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, बट वो कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट कर जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप जैसे क्रिस्टलोयूरिया, आपको पता है क्रिस्टलोयूरिया क्या होता है? हमारे किडनीज में क्रिस्टल बन जाने, पथरी हो जाना, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स वगैरह कर देता है। इतना समझो। ये मैंने ये पूरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसमें अच्छे से लिखा हुआ, आपको बस रीड आउट करना है। ये टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा मैं, अपना फार्मोट्स करके चैनल है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ, ठीक है, उस पर भी मैं कुछ डालते रहता हूँ। उसके बाद है एक्सक्रीशन कैसे होती है। सल्फोनामाइड्स आर एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनी थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आपको पता है जो किडनी में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है बोमन्स कैप्सूल के नीचे, वही ज्यादातर हमारा जो सारा ब्लड है वो उससे पास होता है। जो ब्लड पास होता है उसमें से जितने भी हमारे टॉक्सिन्स, ड्रग्स वगैरह, वो सारे हमारे एक्सक्रीट आउट होते हैं, वो फिल्टर कर देता है हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। आप हमेशा देखते भी होंगे, जो भी हम किडनी का टेस्ट करवाते हैं उसमें जीएफआर रेट चेक करते हैं। जीएफआर रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है हमारा किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, उसका परफॉर्म अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, 90% वर्क कर रही है कि 100% वर्क कर रही है, ठीक है। तो यही है कि ये हमारे किडनी के थ्रू मतलब कि निकल जाते हैं। तो जैसे हमें पता है कि लिपिड सोल्युबल है, इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के, ये हमारे फिर से बॉडी में रीअब्जॉर्ब होती है। अब बोलोगे कैसे? आपको पता है, जैसे मैंने नेफ्रॉन का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ, आपने ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट से समझाया हुआ है, अब उसमें देख सकते हो लेक्चर में कि हमारा जो किडनी है उसके पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन पता है ना आपका, यूनिट होता है हमारा किडनी का। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे पीसीटी, डीसीटी, प्रोमोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। जो पीसीटी है उसमें सबसे ज्यादा ड्रग हमारा रीअब्जॉर्ब होता है, मतलब फिर से बॉडी में आता है, यूरिन से निकलने से पहले ही बॉडी हमारे फिर से रीअब्जॉर्ब होता है। जो डीसीटी होता है उसमें बहुत सारा होता है, लूप ऑफ हैनले में बहुत सारा ड्रग होता है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो यही कह रहा है कि जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं ये फिर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है, इजिली क्रॉस कर जाते हैं हमारे जो नेफ्रॉन्स है उसको। अब ये है सल्फाडाइजिन, हम ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है सल्फाडाइजिन क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो यही बोला गया कि रैपिडली ऑब्जॉर्ब होंगे, अपने जल्दी फंक्शन करेंगे, जल्दी एक्शन देंगे, जल्दी फिर एक्सक्रीट आउट भी हो जाएंगे। तो यही चीज लिखा हुआ आप देख सकते हैं थ्योरी में, ठीक है। सल्फामेथोक्साजोल क्या है? स्लो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि हमारा बीच में आता है इंटरमीडिएट में, तो इसका थोड़ा स्लो ऑब्जॉर्प्शन होगा, थोड़ा लेट निकलेगा बॉडी से। इसका हाफ लाइफ हमारा 10 है। ये अगर हमने इसको हाई डोज में दिया तो क्रिस्टलोयूरिया किडनी स्टोन्स वगैरह कर सकता है। जो सल्फाडोक्सिन और सल्फामेथोक्स
वायरस है, हमारा लॉन्ग एक्टिंग है। तो जैसे मैं लिखा एक्शन लास्ट है, मतलब कि इसका 1 वीक से ज़्यादा इफेक्ट रह सकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका जो हाफ लाइफ वही 5 से 9 दिन का है। तो आप समझ सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन बाइंड, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है, मतलब प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन मतलब प्लाज्मा में हमारे ज़्यादा देर तक ये ड्रग रहता है। तो धीरे धीरे फ्री ड्रग्स रिलीज होता है और एक्शन देता है, इससे इसका एक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब जैसे लिखा सल्फास्टामाइड सोडियम हाईली सोलबल, वही चीज़ें सारे ड्रग्स हैं, इंडिविजुअल लिखी है। आप एक बार नोट्स पढ़ लेना, मैं आपसे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। अभी तो टेलीग्राम वैसे बंद किया हुआ है इंडिया में, तो इसलिए अभी तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, 21 के बाद ही करूंगा अपलोड। ठीक है, तो आपको पता ही हुआ इंडिया में टेलीग्राम बैन कर दिया है, नीट की पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब मैफिनाइड है, अब ये हम टॉपिकली यूज़ करते हैं, जैसे बर्न वगैरह सीन हो जाए हमारा, कि उसके अंदर पस फॉर्मेशन ना हो। ठीक है ना, आपने कभी देखा है कि हम टूथपेस्ट भी करते हैं ऐसा, वो ऐसे काम कुम नहीं करता, वो ऐसे टूथपेस्ट को ना हम ऐसा बेस यूज़ करते हैं। बेस पता है ना, वो ठंडक पहुंचाता है। जैसे कभी एसिड, जैसे आपने कभी सुना हो कि अगर एसिड गिर जाए तो बेस लगाते हैं हम जल्दी जल्दी, कि रिएक्ट करे एसिड जल्दी। तो अब आपको पता क्या होगा, जो मैफिनाइड है टॉपिकली यूज करते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव होता है ये। तो ये सब ना वही सब दिए हुए हैं जो चीज़ें आप देख सकते हो। तो हम सीधा साइड इफेक्ट भी देख लेना, बर्निंग सल्फासालाजीन टॉपिकली क्रीम 1% लगाते हैं, बैक्टीरिया फंजाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। सल्फासालाजीन है, इसको हम अल्सर्स के लिए यूज़ करते हैं, अल्सर कोलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यूज ऑफ सल्फोनामाइड सप्रेस थेरेपी ऑफ क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूडीआई में यूज़ कर लेते हैं। गम इन्फेक्शन, जो हमारे मसूड़ों में दर्द होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होती है तब यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। देखो हमने इसको पता लग गया, ड्रग्स आप पढ़ सकते हो इंडिविजुअली, एक आपको तो मेन पता लग गया ना क्या काम करता है। ठीक है, अब ड्रग्स को आप इंडिविजुअल लिख देना लेंथ बढ़ाने के लिए, 10 मार्क्स में है तभी ड्रग्स को एक्सप्लेन करना, अदरवाइज मत एक्सप्लेन करना, अदरवाइज ऐसे ही लिखने देना क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ठीक है। तो अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोज या वॉमिटिंग, ये तो हमारा एज यूजुअल सब में रहता है। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसका मतलब होता है हमारे जो हेपेटो मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर, हेपेटो समझ रहे हो ना, उसके अंदर ना टॉक्सिसिटी कर देता है, जैसे एसिडिक लेवल बढ़ा देगा, या फिर हमारे मतलब बहुत तरह के, जैसे बिलीरुबिन बताओ, जो हमारे लीवर्स में जो हमारे बाइल होता है वो टूटता है, तो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, मैं कैसे समझाऊँ आपको, तो अगले वीडियो में कभी बाई चांस ये बड़ा टॉपिक आएगा जब लीवर का, तब मैं समझा दूंगा इसमें। ठीक है, तो इतना समझो कि बस हेपेटोटॉक्सिसिटी कर देता है, ये कनेक्टर्स जॉन्डिस कर देता है न्यूबॉर्न बेबी में। इसमें होता है कि जो बेबी का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा येलोइश होता है छोटे बेबीज का। ठीक है, या फिर हम इसमें एक हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम भी होता है, एक क्रिस्टलोयूरिया भी कर देता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी पहले अगर रीनल डैमेज हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो वही चीज़ें रिपीट गई हैं, आप देख सकते हो, एक बार थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रहण देते हैं। तो इंट्रैक्शन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंट्रैक्शन है, किन किन ड्रग्स को हम देंगे तो इसका एक्शन डिले हो सकता है, या फिर किन किन ड्रग्स के एक्शन को रोक सकता है। पता ना इंट्रैक्शन क्या होता है, या फिर अपने या फिर इसका एक्शन रुक जाना, या फिर किसी और के एक्शन को रोक देना। ठीक है, सल्फोनामाइड इनबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, किसके, फेनेटोइन के, टोलबुटामाइड और वाफरिन। अगर देखो अगर इनका मेटाबॉलिज्म में रुक गया तो इससे क्या होगा, ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी ये ड्रग्स की, आप देख सकते हो। इट डिस्प्लेस मिथोट्रेक्सेट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग सेंट एंड डिक्रीज इट्स रीनल एक्सक्रीशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी। वही है जो मिथोट्रेक्सेट है, पता है आपको ये क्या है, ये हमारा एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग है। एंटी न्यूरोप्लास्टिक पता है आपको, जो हम कैंसर में यूज करते हैं। क्या है ना, ये प्रोटीन से ना, जैसे हमारे ना पता है कोई ड्रग लेते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, तो ये ना उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कि जितनी ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड ही नहीं हो पाई, इसने हटा दिया, तो क्या हुआ, सारी ड्रग आ गई हमारी फ्री फॉर्म में। तो फ्री फॉर्म क्या पता है, हमें पता है फ्री फॉर्म क्या करता है, वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो एक बार में अगर सारी ड्रग एक्शन प्रोड्यूस करे तो टॉक्सिसिटी करेगा, सीधा समझो। ठीक है, वही इंक्रीज टॉक्सिसिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ आ गया हो तो इसका मेन तो यही है कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग्स तो आप खुद पढ़ सकते हो इजीली, जो मैंने समझा दिया वही चीज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट आपको मैंने बता दिया है, 4-5 लिख लेना जो है, इंट्रैक्शन 2 के लिख लेना बहुत है। यूजेस आपको बताइए किसमें यूज़ करते हैं हम, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन में, या फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अपना पायरोजेनिक इन्फेक्शन में। ठीक है, ये 2-4 अपने इन्फेक्शन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट में करना, अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना, वो मैं बना दूंगा। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो भी कमेंट कर देना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे है पेज, वो भी ज्वाइन कर लेना फार्मोट्स करके। तो ठीक है भाई, चलते हैं आज के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।